हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्विता द्विवेदी हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ समझाया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, किस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो स्रोत है हम उसे कहाँ से डिराइव करते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं, इनका पहले तो एक जनरल डिवीजन है, एक ब्रॉड डिवीजन है। ब्रॉड डिवीजन मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम जनरल डिवीजन समझते हैं कि जनरल डिवीजन क्या है। जनरल डिवीजन का मतलब है, मैंने आपको पिछले वीडियो में दो स्कूल पढ़ाए थे। स्कूल यानी कि दर्शन शास्त्र जिसको हम कहते हैं। तो या तो स्कूल ऑफ थॉट उसे हम कहते हैं। स्कूल ऑफ थॉट से मतलब है कि किन किन दर्शन के आधार पे हर एक, जैसे कुछ फिलोसफर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर दर्शन को फॉलो करते हैं, कुछ फिलोसफर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर दर्शन को फॉलो करते हैं। तो नेचुरलिस्ट और पॉजिटिविस्ट स्कूल बताया था मैंने, ठीक है, कि दो बेसिस होते हैं इंटरनेशनल लॉ के। उन्हीं बेसिस पे ये जो अभी जनरल डिवीजन जो है सोर्सेस का, वो उन्हीं स्कूल के बेसिस पर है। क्या? प्राकृतिक एवं सकारात्मक दर्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। नेचुरलिस्ट को प्राकृतिक और पॉजिटिविस्ट को सकारात्मक दर्शन। उनके आधार पर जो सोर्सेस का विभाजन है, यहाँ पर स्रोत का जो विभाजन किया गया है वो जो हमारे प्राकृतिक एवं सकारात्मक दर्शन है उनके आधार पर किया गया है। तो अगर हम उन स्कूल्स के आधार पर या उन दर्शन के आधार पर अगर हम स्रोत को बांटें तो दो भाग में हमारे स्रोत डिवाइड होते हैं। दो तरीके के सोर्स होते हैं। पहला है फॉर्मल सोर्स और दूसरा है मटीरियल सोर्स। फॉर्मल सोर्स यानी औपचारिक स्रोत। अब देखिए, फॉर्मल सोर्स क्या होता है। फॉर्मल सोर्स का मतलब है कि जो कानून है वो जहाँ से मान्यता प्राप्त करता है, यानी कि जहाँ से वो अपनी वैलिडिटी डिराइव करता है। अब वैलिडिटी डिराइव करने से क्या तात्पर्य है? वैलिडिटी डिराइव करने से मतलब है, जैसे मान लीजिए इंडिया के लिए कानून कौन बनाता है? हमारी इंडियन पार्लियामेंट बनाती है। तो जो कानून को मान्यता मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? वो हमें पार्लियामेंट से मिल रही है। तो पार्लियामेंट हो गया हमारा फॉर्मल सोर्स। अब मटीरियल सोर्स क्या है? मटीरियल सोर्स है जो कानून का कंटेंट है, जो भी लॉ हम बना रहे हैं, जो भी कानून, जो भी एक्ट हम पास कर रहे हैं, उसका जो कंटेंट है, यानी इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे हिंदी में हम विषय वस्तु कहते हैं। तो कानून अपनी विषय वस्तु जहाँ से प्राप्त करता है वो होता है मटीरियल सोर्स। अब जैसे आपको फॉर्मल सोर्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने किसी विषय पे लॉ बनाया, जैसे मान लीजिए हमारे देश में एक कानून है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के का कोई नुकसान होता है स्टेट की वजह से, यानी कि गवर्नमेंट की वजह से या गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय की वजह से, तो उसे गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देगी। ठीक है, ये कानून है। ये कानून हमने कहाँ से डिराइव किया है? ये कानून हमें महाभारत या फिर हमारा जो मनुस्मृति है, उन दोनों में ये नियम दिया हुआ है कि अगर राजा या राज्य के कर्मचारियों की वजह से किसी व्यक्ति का कोई नुकसान होता है तो राजा उसकी भरपाई करेगा। ठीक है, तो हमारा मटेरियल सोर्स क्या हुआ? वो मनुस्मृति या महाभारत हुआ। ठीक है, इस कानून ये कानून का नियम हमने कहाँ से पाया? वहाँ से पाया, तो वो मटेरियल सोर्स हो गया। और फॉर्मल सोर्स क्या है? चूंकि पार्लियामेंट इस कानून को वैलिडिटी दे रही है, पार्लियामेंट ऑथराइज कर रही है कि नहीं गवर्नमेंट को करना है ये चीज़, तो ये पार्लियामेंट जो हुई वो हमारा फॉर्मल सोर्स हो गई। इसको और सिंप्लीफाई करते हुए अगर मैं बताऊं इस चीज़ को, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे हमारी जनरल लाइफ में आप सबको पता है, आप सभी लोग पूजा करते होंगे। ठीक है, तो शंकर भगवान की पूजा सभी लोग करते हैं। ठीक है, या किसी भी भगवान की, जो भी आपके भगवान हो। ठीक है, तो जैसे आपको पता है पूजा का ना एक तरीका होता है। जैसे आपको पता है कि शंकर जी की पूजा होगी, आपको ने पंडित से पूछा कि भाई शंकर जी की पूजा हम कैसे करेंगे, तो पंडित ने बता दिया कि भाई आपको जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है। तो ये जो पंडित जी जिन्होंने आपको ऑथराइज किया है, जिन्होंने आपको बताया है कि भाई इस तरीके से आपको ये कार्य करना है, ठीक है, वो हो गए आपके फॉर्मल सोर्स। अब आपका मटेरियल सोर्स क्या हुआ? ये चीज़, ये जो बात है कि इस तरीके से पूजा करनी है, ये जहाँ पर लिखी हुई है, जैसे शास्त्रों में लिखी हुई है ये बात, तो शास्त्र हो गए आपका मटेरियल सोर्स। आपको मैटर कहाँ से मिला पूजा का? वहाँ से मिला कि भाई इस तरीके से करना है। आपको बता कौन रहा है? अथॉरिटी कौन दे रहा है? पंडित जी दे रहे हैं। तो वो हो गया आपका फॉर्मल सोर्स। ठीक है, वेरी सिंपल। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा, मैंने बताया था कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय विधि न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की का एक हिस्सा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि न्यायालय है, उसका एक आर्टिकल 38 है। वहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के कुछ सोर्सेज मेंशन किए गए हैं।
तो यानी कि ये तो मैंने आपको स्कूल्स के बेसिस पे सोर्सेज बताया कि जो दर्शन शास्त्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो दर्शन है, नेचुरल लॉ का और पॉजिटिव स्कूल का, उसके आधार पर ये सोर्स हो गया, फॉर्मल और मटेरियल ये डिवीजन हो गया। उसके बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने अपने कुछ सोर्सेज बताए हैं, उनका आर्टिकल में प्रत्यक्ष रूप से कुछ सोर्स लिखे हुए, वो सोर्स क्या है वो जान लेते हैं आर्टिकल 38 के हिसाब से। तो ये देखिए, पहला इसमें जो सोर्स है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय परंपरा। अब इसका मतलब ये होता है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या होते हैं? देखिए, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जो जितने भी स्टेट्स हैं ना, मतलब जितने भी दुनिया में कंट्रीज़ हैं, जितने भी राज्य हैं दुनिया में, वो सारे के सारे ना कुछ परंपरा फॉलो करते हैं, चाहे वो जनरल हो या कोई पर्टिकुलर परंपरा हो। जनरल एज इन कि या तो जनरली सभी फॉलो कर रहे होंगे, जैसे सबके यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है, और चोरी करने के लिए सबके सारे जितने राज्य हैं ना, सबने इसको क्राइम घोषित कर रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक राज्य ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं भाई चोरी करना गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये एक जनरल कन्वेंशन है जो लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं। फिर आपकी बात आती है पर्टिकुलर कन्वेंशन की, जो कुछ राज्य फॉलो करते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो एक परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नया कानून बनाया है। अब जैसे कुछ नए कानून होते हैं, जैसे साइबर क्राइम अभी डेवलप हुआ है, तो वो अभी का कानून है, तो वो परंपरागत तरीके से नहीं चला आ रहा है। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेसली सबको पता होता है कि हाँ भाई ये चीज़ इसी तरीके से होगी, ठीक है, पता नहीं हज़ारों सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। तो वो जो रूल्स होते हैं ना, जो एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, राज्य जो है उसे प्रत्यक्ष रूप से मान्यता देते हैं, वो होते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन, यानी एक परंपरा जो सालों से चली आ रही है, पता नहीं कितने टाइम से चली आ रही है, वो हो गया इंटरनेशनल कन्वेंशन। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथा, ठीक है। देखिए, कन्वेंशन और कस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कन्वेंशन क्या है कि कन्वेंशन आप इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ परंपराएं होती हैं जो बताया ना कि कभी जनरल होती हैं, कभी पर्टिकुलर होती है, जैसे कभी कुछ ही देश फॉलो कर रहे होते हैं, कभी कुछ देश फॉलो कर रहे होते हैं। कस्टम जो होता है वो एक प्रथा होती है जो जनरली अंतर्राष्ट्रीय रूप से सभी लोग फॉलो कर रहे होते हैं, एक जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस होती है। मतलब आपको पता है कि ये कानून जैसे आप ये समझिए कि मैन स्लॉटर है, तो आपको पता है कि किसी भी देश में, ठीक है, मैन स्लॉटर को मान्यता नहीं दी जा सकती है। मैन स्लॉटर हमेशा गलत होगा, ठीक है, किसी को मर्डर करना हमेशा गलत होगा। तो वो जनरल प्रैक्टिस जो है ना, और आपको पता है कि जो इस तरीके के क्राइम होते हैं उनसे हमेशा एक तरीके से ही डील किया जाता है। मोस्टली कंट्रीज उसे ये मैन स्लॉटर के लिए हमेशा कैपिटल पनिशमेंट ही रखते हैं, मोस्टली कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जनरल प्रैक्टिस है, एक्सेप्टेड बाय लॉ है, ठीक है, कि भाई हाँ ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कि हम इसी तरीके से करेंगे, तो वो होता है हमारा इंटरनेशनल कस्टम। अब हम बात करते हैं थर्ड जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने थर्ड सोर्स दिया है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, यानी कि कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं लॉ के जो कि सिविलाइज्ड नेशन रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी देश जो कुछ एक जनरल होता है ना कि सभी के अपने अपने म्यूनसिपल लॉज होते हैं। भाई हाँ, जैसे साइबर क्राइम के लिए आपने भी कानून बनाया, हमने भी कानून बनाया, सारे देशों ने कानून बनाया। कानून ऊपर नीचे हो सकता है उनका थोड़ा डिफरेंट हो, हमारा थोड़ा डिफरेंट हो, बट हाँ एक जनरल प्रिंसिपल है कि हम ये चीज़ मानेंगे। या जैसे टेररिज्म कह लीजिए, तो टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, जनरली सारे देशों ने एक जैसी ही एक्सेप्ट कर रखी है कि हाँ भाई ये एक्ट टेररिज्म के अंदर में आएंगे। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स हो गए लॉ के, जो कि जितने भी सिविलाइज्ड नेशंस हैं वो अपनाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। फिर जुडिशियल डिसीजंस की बात होती है। चौथा जो सोर्स दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, वो जुडिशियल डिसीजंस की बात की है, और या फिर टीचिंग्स की बात की है। किसकी टीचिंग्स की? जो बहुत सारे देशों के हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट लोग हैं, जो लॉ के एक्सपर्ट लोग हैं ना, वो जो बुक्स लिखते हैं या जो वो उन्होंने कुछ एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई एक्सपर्ट एडवाइस दी है, तो वो सारी चीज़ें। और या फिर जो न्यायिक फैसले होते हैं उनकी बात की कि वो सोर्स होते हैं, ठीक है। वो न्यायिक फैसले किस तरीके के होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो अगली चीज़ मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। आर्टिकल 38 का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 में ही सोर्सेज दिए हुए हैं, जो चारों सोर्सेज मैंने अभी आपको बताए। इसी का जो पैरा 2 है वो ये कहता है कि मान लीजिए किसी ऐसे सब्जेक्ट पर ये चारों ही चीज़ों में लॉ एब्सेंट है,
ना आपके पास कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ना आपके पास कोई इंटरनेशनल कस्टम है, ना ही आपके पास कोई जनरली एक्सेप्टेड लॉ है, ना ही आपके पास कोई भी ऐसा जुडिशियल डिसीजन है जिससे आप वो पर्टिकुलर केस डिसाइड कर सकें, मतलब उस पर्टिकुलर मैटर पे लॉ साइलेंट है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक रूल लगता है एक्स एक्यो एट बोनो, ठीक है, इसको हम लैटिन में कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज में एक्स एक्यो एट बोनो। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दी राइट एंड गुड, ठीक है। तो अगर लॉ किसी विषय पे साइलेंट है, जहां पर आपको ये चारों चीजें, चारों सोर्सेज में कुछ भी मैटर नहीं मिल रहा है, तो आप केस कैसे डिसाइड करोगे? आप डिसाइड करोगे इस बेसिस पे जो कि जस्ट एंड फेयर होगा, ठीक है, यानी कि जो आपको सही लगेगा, जो आपको कॉन्शियंस अलाउ करेगा, जो आपको लगेगा कि ये आधिकारिक रूप से या ये न्यायिक रूप से सही है, ठीक है, ये चीज़ सामने से देखने में ठीक लग रही है, यही अगर हम इस तरीके से करेंगे तभी न्याय हो पाएगा। तो जो राइट होगा, जो अच्छा होगा, जिससे किसी का नुकसान ना हो, इस तरीके से आप फैसला दोगे, ठीक। तो ये हो गया इस मैक्सिम का मतलब। अब इसके बाद ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि ब्रॉडर क्लासिफिकेशन क्या है सोर्सेस का। तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में आपकी 6 चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका कस्टम, डिटेल में मैं अभी बताऊंगी, पहले एक बार देख लीजिए। फिर दूसरा आता है ट्रीटीज़, फिर तीसरा आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, फिर चौथा आता है जुडिशियल डिसीजन, और पांचवा आता है आपका जुरिस्टिक वर्क ऑन इंटरनेशनल लॉ, और छठा आता है आपका जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। अच्छा, कन्वेंशन की जो मैंने बात की थी ऊपर, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कन्वेंशन ना हमेशा ट्रीटी से निकल के आते हैं। कन्वेंशन और कस्टम में यही डिफरेंस है। कस्टम क्या है, इमेमोरियल टाइम से चले आ रहे हैं। कन्वेंशन क्या है कि कभी दो देशों में कोई बातचीत हुई होगी, या कुछ देशों ने मिलकर ये रूल बनाया होगा कि नहीं हम ये चीज़ फॉलो करेंगे, आपस में ट्रीटी कर ली होगी, ठीक है, तो वो कन्वेंशन बन जाता है। तो कन्वेंशन और कस्टम में ये एक डिफरेंस है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कस्टम की, जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। कस्टम बेसिकली क्या होते हैं? कस्टम ना प्रैक्टिस होती है। किस चीज़ की प्रैक्टिस? मान लीजिए आप रोज़ नियम से मंदिर जाते हैं, ठीक है, या आप अपने जो भी आपका पूजा स्थल है आप वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, आप रोज़ जाते हैं, धीरे धीरे करके ये आपका नियम बन गया, ये प्रैक्टिस में आपने ला लिया, आपकी आदत बन गई है। आदत बनते बनते ये प्रचलन में आ जाएगा। आप जाएंगे, फिर आप अपने बच्चों से कहेंगे कि नहीं भाई आप रोज़ जाइए मंदिर, इस तरह से करके आपका वो प्रैक्टिस में बन जाएगा, तो वो यूसेज हो जाता है, ठीक है। अब वो जब यूसेज जो है लगातार कॉन्स्टेंटली और यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्मली एक तरीके से सब जगह फॉलो किया जाए, यानी कि एक तो निरंतर रूप से फॉलो किया जाए, और यूनिफॉर्मली कि यानी कि सुबह उठ के जाना है, अगर आप 4 बजे जाते हो तो सब लोग 4 बजे ही जाएं, आपके सारे घर परिवार के लोग 4 बजे ही जाएं, ठीक है, या 5 बजे ही जाएं, ठीक है। तो वो कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म, निरंतर और एकदम एक तरीके से, एक जैसे तरीके से फॉलो हो रहा है, तब वो कस्टम बन जाता है। तो कोई भी ऐसे यूसेज की प्रैक्टिस जो लगातार एक तरीके से कॉन्स्टेंटली और एक यूनिफॉर्मली फॉलो की जा रही है, वो जो है कस्टम हो जाती है, ठीक। अब इसके बारे में एक चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है कस्टम के बारे में, ये काफ़ी पूछी जाती है। देखिए, यूसेज जो है ना इनिशियल स्टेज होता है, मैंने बोला ना प्रचलन, कि आप पहले प्रचलन में लाते हो क्या, कि भाई आप रोज़ सुबह जाके पहले आपने आदत बनाई, अपनी हैबिट बनाई, आप रोज़ सुबह उठ के मंदिर जा रहे हो, 4 बजे जा रहे हो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये हो गया यूसेज। तो यूसेज जो है ना इनिशियल स्टेज होती है, प्रचलन हमेशा पहला चरण होता है, और जो कस्टम होता है वो तब बिगिन होता है जब यूसेज एंड हो जाता है, यानी कि वो प्रचलन एंड हो गया और फिर वो एक प्रथा बन गई। प्रचलन जब प्रथा बन जाता है तो वो कस्टम हो जाता है। तो जो वो प्रचलन जो है जब सब लोग फॉलो करने लगे, आपके आसपास के आस पड़ोसी भी, आपके घर वाले भी, तो वो प्रथा बन गई। तो जहाँ पे प्रचलन खत्म होता है और प्रथा प्रारंभ होती है, यानी यूसेज एंड होता है और कस्टम प्रारंभ होता है, ठीक है, वहाँ पे मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि कस्टम जहाँ पे प्रारंभ होता है, वहाँ पे जो प्रचलन है उसकी समाप्ति हो जाती है या वो एंड हो जाता है। तो ये बात बोली किसने थी? आपको मेनली ये ध्यान रखना है, ये बात बोली थी जे.जी. स्टार्क ने, ठीक है, कि यूसेज जो है वो पहला चरण है और कस्टम वहाँ पे प्रारंभ होता है जहाँ पे यूसेज एंड हो जाता है। तो ये बात बोली थी जे.जी. स्टार्क ने। अब हम बात करते हैं कस्टम के एसेंशियल्स की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है कस्टम से ही बनते हैं, एसेंशियल्स। अब इसके 2 एसेंशियल होते हैं कस्टम के, मतलब किसी भी प्रचलन को, जैसे कोई भी यूसेज है, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक नियम है जो आप फॉलो कर रहे हैं, यूसेज जिसको लगातार, तो कोई भी यूसेज जो है उसको कस्टम बनने के लिए क्या 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं? तो उनकी 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, एक तो मटीरियल फैक्ट, एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट। अब मटीरियल फैक्ट क्या होता है?
जो मैंने बात की ना ऊपर, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, निरंतर एवं एक साथ, यानी कि जब जो स्टेट्स हैं हमारे, जो विभिन्न विभिन्न देश हैं, वो जब एक जैसी प्रैक्टिस सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सिमिलर एक जैसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, यानी कि लगातार फॉलो करते हैं, एक जैसे सर्कमस्टांसेस में करते हैं और सेम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक देश दूसरी प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, दूसरा देश दूसरी, कई सारे देश मिलके एक जैसी की प्रैक्टिस एक जैसी परिस्थितियों में लागू करते हैं, या एक जैसा कानून एक जैसी परिस्थितियों में लागू करते हैं, और वो लगातार करते चले आ रहे हैं, वैसा वो सालों से करते चले आ रहे हैं, तो वो कस्टम बन जाता है, तो वो हो जाता है कस्टम सोर्स, ठीक है, कस्टमरी सोर्स। अब इसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट क्या होता है कस्टम को बनने के लिए, ये तो हो गया एक रिक्वायरमेंट हो गई आपकी, ठीक है, कि लगातार एक जैसी परिस्थितियों में फॉलो हो रहा हो। साइकोलॉजिकल एलिमेंट ये होता है कि जब स्टेट्स उसको फॉलो करते हैं तो उनके अंदर ये ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपका मन किया आपने फॉलो किया, लेकिन उनको ऐसा फील होना चाहिए कि ये जो वो कर रहे हैं ना, इसको करने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है। ऐसा नहीं है कि उनका मन है इसलिए कर रहे हैं, उनको ये फीलिंग अंदर होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल एलिमेंट होना चाहिए दिमाग में कि वो ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इस कस्टम को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो लीगली बाइंड है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, कानूनी रूप से बाध्य हैं, ठीक है। और ये जो कानूनी रूप से बाध्यता होती है ना, इसको लेकर एक मैगजिम है, ओपाइनो ज्यूरिस साइफ नेसेसिटेट। नेसेसिटेट मतलब आवश्यकता, यानी कि वो बाध्य हैं, आवश्यकता है उनको इस चीज़ को फॉलो करने की, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब यही है कि स्टेट्स को ऐसा फील हो कि वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं। ओपाइनो ज्यूरिस साइफ नेसेसिटेट का मतलब ये है कि स्टेट्स को ऐसा फील होना चाहिए कि वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन फॉलो कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल एलिमेंट उनके दिमाग में कस्टम फॉलो करते टाइम होना चाहिए, तभी वो कस्टम बनेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सोर्स की। अच्छा, एक चीज़ और है, कस्टम ना कैसे फॉलो होते हैं। देखिए, या तो स्टेट्स आपस में कस्टम बनते कैसे हैं, या तो कोई दो स्टेट कोई भी नियम आपस में फॉलो कर रहे हो, म्यूचुअल रिलेशन में जब उनका आपसी संबंध होता है तो वो उसमें कोई चीज़ नियम फॉलो कर रहे हो, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई कस्टम फॉलो कर रही हो, और या फिर कोई 2-3 स्टेट मिलकर, ठीक है, अपने अपने एक्ट्स के थ्रू वो कस्टम फॉलो कर रहे हो। यानी कि जैसे इंडिया में भी वो कस्टम फॉलो होता है, यूएस में भी उनके अपने अपने म्यूनसिपल लॉ में वो फॉलो करते हैं। यूनिलेटरल एक्ट का मतलब है अपने अपने म्यूनसिपल लॉ में वो चीज़ वो फॉलो कर रहे हो, ठीक है। म्यूनसिपल लॉ मतलब उनका अपने देश के अंदर का जो कानून है उसके में, ठीक है। फिर सेकेंड आता है सोर्स आपका ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ आपको पता है कि भाई जब बहुत सारे देश मिलकर कोई अग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो ट्रीटी बन जाता है। तो बाइंडिंग कौन होता है, जो स्टेट साइन करते हैं। देखिए, ट्रीटी में ना कभी कोई ऐसा स्टेट बाइंडिंग नहीं होगा जो स्टेट साइन नहीं कर रहा है, पर इसका एक्सेप्शन होता है, कभी कभी थर्ड पार्टी भी बाइंडिंग होती है। थर्ड पार्टी कैसे बाइंडिंग होती है, जैसे बहुत साल पहले लंदन ने बेल्जियम को फ्री करने का एग्रीमेंट बनाया था। तो मतलब जो कंट्रीज़ की बेल्जियम में कॉलोनी थी, तो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था और बेल्जियम को फ्री कर दिया, ठीक है। तो सभी जो थर्ड पार्टीज है ना, वो भी बाइंड हो गई ये मानने के लिए कि बेल्जियम एक फ्री कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, इस तरीके से एक्सेप्शन होता है। अब हम बात करते हैं, ट्रीटीज़ दो तरीके की होती है, एक होती है जनरल और एक होती है पर्टिकुलर। जनरल तो वो ट्रीटी होती है जो बहुत सारे देश मिलकर एक साथ साइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूएन ने कोई ट्रीटी, यूएन की जनरल असेंबली में कोई एग्रीमेंट पास हुआ, तो यूएन के मेंबर है 198 कंट्रीज़, अब सबने साइन कर दी या मोस्टली कंट्रीज़ ने उसे साइन कर दिया, तो वो हो गई जनरल ट्रीटी। या फिर उस ट्रीटी का कोई यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस हो, जैसे एनवायरनमेंट वाली जो ट्रीटीज़ होती हैं उनकी क्या है, यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट तो सभी जगह का खराब हो रहा है, तो मोस्टली सारी कंट्रीज़ मोर और लेस उस तरीके की ट्रीटीज़, मतलब एनवायरनमेंट की ट्रीटी में जो नियम होते हैं उनको फॉलो करती हैं। तो ये हो गई कि इसकी यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस है। कुछ होती है पर्टिकुलर ट्रीटी। अब मान लीजिए जैसे इंडिया पाकिस्तान ने कोई ट्रीटी आपस में साइन की, तो वो हो गई पर्टिकुलर, दो या दो तीन देश या स्मॉल नंबर ऑफ स्टेट्स उसको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। या मान लीजिए 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर का डिस्प्यूट है, उन्होंने कोई ट्रीटी साइन की, तो वो उनसे रिलेटेड है, तो वो हो गई पर्टिकुलर ट्रीटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी थर्ड जो आपका सोर्स है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ वही होते हैं कि सिविलाइज्ड नेशंस जो भी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉलो करते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस उनके म्यूनसिपल लॉ में फॉलो होते हैं। यानी कि अपने विद इन द कंट्री वो जो भी रूल बनाते हैं, जैसे अगर चोरी करना आपके यहाँ भी गलत है तो मेरे यहाँ भी गलत है, जनरल प्रिंसिपल है, सब लोग अपनी अपनी कंट्री में सबके पास उसके लिए अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है।
तो वो हो गया जनरल प्रिंसिपल्स। अब बात आती है जुडिशियल डिसीजंस की। यहाँ पे जो जुडिशियल डिसीजन है ना वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के सोर्स बताए गए। एक तो बताया गया वो डिसीजन जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल देती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जुडिशियल डिसीजन जो सोर्स बताया है, चाहे वो आईसीजे ने बताया हो, चाहे वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आता हो, जुडिशियल डिसीजन में ना आईसीजे के डिसीजंस नहीं आते हैं। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो डिसीजन देता है ना वो फर्दर केसेस पे लागू नहीं होते। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाकी केसेस, बाकी कोर्ट्स पे, बाकी केसेस पे भी बाइंड होते हैं ना। आईसीजे अगर कोई डिसीजन, आईसीजे ने कोई डिसीजन दिया दो कंट्रीज को लेकर, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी थर्ड कंट्री पे बाइंडिंग होगा, या फर्दर कोई सिमिलर केस आता है तो वो उसी तरीके का डिसीजन देगा। ऐसा नहीं होता, डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता। तो यहाँ पे जो अदर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं उनके डिसीजंस की बात की गई, उनको हम एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं, उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और इसके अलावा म्यूनसिपल ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं, यानी कि हर कंट्री की अपने विद इन म्यूनसिपल लॉ होता है, तो वहाँ पर जो जुडिशियल डिसीजन दिए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उनसे जो है लॉ निकाल सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ निकाल सकते हैं। फिर आपका बात होती है ज्यूरिस्टिक वर्क की। वो मैंने बताया कि कोई भी एमिनेंट फिलोसफर, जैसे मैंने कल के वीडियो में बात की थी कि ग्रोटियस जो थे आपके, वो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोले जाते हैं, क्योंकि क्यों उन्होंने लॉ ऑफ वॉर एंड पीस के नाम से एक किताब लिखी थी। तो उन्होंने वहाँ पे जो वॉर और पीस के जो नियम होते हैं वो उन्होंने बताए। तो इस तरीके का कोई भी एमिनेंट स्कॉलर, कोई एकेडमिशियन जो कि रिनाउंड हो, पूरे विश्व में विश्वविख्यात हो, उसका कोई ज्यूरिस्टिक वर्क होता है तो उसको एज अ सोर्स हम यूज़ करते हैं। फिर जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, तो आपको पता है कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो जब ट्रीटी उनके जब वो कोई जनरल असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास करता है तो सारे देश उसको साइन करते हैं, या मोस्टली कंट्रीज उसको साइन करती हैं, या कोई डिक्लेरेशन पास करता है तो वो एज अ सोर्स, इंटरनेशनल लॉ के सोर्स के तौर पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, अब एक डॉक्ट्रिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, वो आपको अलग से जान लेनी है। ये सोर्स से रिलेटेड डॉक्ट्रिन है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट कोजेंस, इसका मतलब है कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या कुछ ऐसे प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स जिनको आप सेट असाइड नहीं कर सकते हो। और ये डॉक्ट्रिन का सबसे पहले जिक्र कहाँ हुआ था? जस्ट कोजेंस का वियना कन्वेंशन में जिक्र हुआ था इसका, ठीक है। कल के भी वीडियो में मैंने आपको बताई थी एक डॉक्ट्रिन जिसका सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जिक्र वियना कन्वेंशन में हुआ था। तो जस्ट कोजेंस का सबसे पहले जिक्र ही वियना कन्वेंशन में हुआ था, सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, जनरली जिक्र ही पहले वियना कन्वेंशन में हुआ था जस्ट कोजेंस का। तो ये इसका मतलब होता है कि कुछ मूलभूत या अटल सिद्धांत होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में कुछ ऐसे मूलभूत या अटल सिद्धांत होते हैं जो दरकिनार नहीं किए जा सकते। अब ये अटल सिद्धांत कैसे होते हैं? अब इससे इनको आप नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते हो। जैसे कुछ इनहेरेंट लॉज होते हैं ना, जैसे आपके कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं ना जिनको आप सेट असाइड नहीं कर सकते हो, बस उसी तरीके के कुछ नियम होते हैं जो मूलभूत होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आप दरकिनार नहीं कर सकते हो। इतना सा मतलब है इस डॉक्ट्रिन का। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सोर्सेज आपको पूरे आपके दिमाग में पूरे अच्छे से सोर्सेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके डेफिनेशन वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं और सोर्सेज वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। जनरली ये पार्ट इग्नोर भी हो जाता है, बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, भूल जाते हैं। ओके, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।